अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उबाल है। एक तरफ तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के निलंबन की मांग कल ही कर दी थी और वहीं बड़ी खबर ये आ रही है अपने बयान पर अबू आजमी बुरी तरीके से घिर गए हैं क्योंकि अब विपक्ष भी अबू आजमी के खिलाफ उतर आया है। विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि अबू आजमी दरअसल बीजेपी की बी टीम है। औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर अबू आजमी घिर गए हैं। अबू आजमी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर महाविकास अघाड़ी का अबू आजमी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। शरद गुज की मांग है अबू आजमी पर सख्त कार्रवाई की जाए और ये मांग अखिलेश यादव से एनसीपी शरद गुज की तरफ से की जा रही है कि समाजवादी पार्टी को अबू आजमी को महाराष्ट्र में अध्यक्ष पद से समाजवादी पार्टी के हटा देना चाहिए, बदलना चाहिए। अबू आजमी को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए किस तरीके से अबू आजमी का यह पुतला जलाया जा रहा है। कभी भारत माता की जय, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, संभाजी महाराज का अपमान, क्या चल क्या रहा है? निलंबन से आप संतुष्ट होंगे क्या? नहीं, देखो उनका जो स्टेटमेंट है उसका विरोध हम सब कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान की भूमि पे औरंगजेब का प्रशंसा कभी नहीं कर सकते। और क्या हुआ था कि अंदर अधिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही थी, तब अभी अबू आजमी वहाँ से उठे, बाहर आए, किसी ने कुछ प्रश्न नहीं किया, डायरेक्ट आके वहाँ पे बोला कि औरंगजेब ग्रेट है। मतलब ऐसे भी चर्चा चालू हो गई कि बीजेपी ने उनको कहा था कि ये जो चर्चा चल रही है सरकार के खिलाफ, उसका जो ध्यान हटाने के लिए ये बाहर आके इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। क्योंकि ये स्टेटमेंट एक तो बहुत अनोइंग है और ऐसा कोई बोल सकता है ये हमको विश्वास ही नहीं रखता। इसलिए हमारा कहना है, क्या मतलब क्या कि अबू आजमी को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं आप? बहुत टाइम शायद ऐसे हुआ है, मतलब मैं पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अबू आजमी को वहाँ पे बोल रहा हूँ। अभी वैसे देखा जाए तो कल ही निर्णय लेना चाहिए था, अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया? अभी देखेंगे क्या होता है। शायद सिर्फ बहुत प्रेशर बढ़ने के बाद वो बोलेंगे एक इस सेशन के लिए या 5 दिन के लिए उनको ये सूत्रों से जानकारी तो यही मिल रही है कि इस बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाएगा। क्या आप संतुष्ट रहेंगे इस निलंबन से? नहीं, देखो मेरा कहना है कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए या अधिवेशन में आके उन्होंने वहाँ पे सबके सामने आके महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की वहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये गलत क्यों बताया। वो उसलिए असलियत जो है लोगों को वहाँ पे बतानी चाहिए। और हम एसपी के जो अध्यक्ष है मैं अखिलेश जी, उनको भी हम विनती करते आपका जो राज्य का अध्यक्ष है उसको बदल दो। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से अब जो विपक्ष है उसके निशाने पर भी अबू आजमी आ गए हैं। रोहित पवार को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अबू आजमी ने बिल्कुल बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम किया है। जिस वक्त महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई थी, धनंजय मुंडे का इस्तीफा महाराष्ट्र सरकार से हो रहा था और साथ ही साथ जो माणिक राव कोकाटे हैं उनके मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर थी। ऐसे में अबू आजमी आते हैं, बिना किसी सवाल के ही वो इस तरीके का औरंगजेब को लेकर बयान देकर चले जाते हैं, जिससे मौका सरकार को मिल जाता है कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों से ध्यान भटका सके। ये आरोप एनसीपी शरद गुट की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता हैं भाई जगताप, उन्होंने अबू आजमी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कह रहे हैं जो भी हमारे आराध्य पर ऐसी टिप्पणी करेगा उस पर तो एक्शन जरूरी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अबू आजमी यहां 25 साल से हैं लेकिन कभी ऐसा बयान नहीं दिया। अगर अब वो ऐसा कर रहे हैं तो दाल में कुछ काला है। मतलब पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं अबू आजमी को बीजेपी के इशारे पर यह बयान देने को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या अबू आजमी पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अबू आजमी ही नहीं, इस तरह के वक्तव्य हमारे जो दैवत जिसको कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी ये प्रशांत कोरटकर बोला है, इनके बारे में, संभाजी महाराज के बारे में, छत्रपति जी के बारे में राहुल सोलापुरकर बोला है। ये कौन है? इतनी मस्ती इनको कैसे आती है? ये सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अबू आजमी उसके ऊपर कल बात सदन में इसके ऊपर बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने और ऊपरी सदन में हमारे नेता, सदन के नेता ये जो एकनाथ जी शिंदे है, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। कोई भी हमारे जितने भी महान नेता हैं उनके बारे में कोई अगर इस तरह के वक्तव्य करते हैं जिससे पूरे समाज में अगर एक वातावरण तैयार होता है, धार्मिक वातावरण तैयार होता है, जातीयता बढ़ती है, तो वो सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और
ये अबू आजमी वाला बयान जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, इस पर संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने अबू आजमी से यह बयान दिलवाया। संजय राउत तो खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं। संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि धनंजय मुंडे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बैकफुट पर थी। धनंजय मुंडे पर चर्चा ना हो इसीलिए ऐसा बयान बीजेपी ने दिलवाया है अबू आजमी से। सुनिए। औरंगजेब का बारे में जो बयान दिया था वो किसी को मदद करने के लिए दिया था। भारतीय जनता पार्टी कल विधानसभा में संकट में थी। धनंजय मुंडे के ऊपर प्रतिपक्ष विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया और पूरा हंगामा कल हो गया उधर, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। धनंजय मुंडे के बारे में चर्चा नहीं हो गई। अबू आजमी या ओवैसी साहब इस प्रकार की हरकतें हमेशा करते। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है और जरा वैभव से ही जानते हैं। वैभव, ये सियासी आर पार ये बयान जो सामने आ रहे हैं लगातार अबू आजमी के बयान पर, लेकिन सवाल ये कि वो एक्शन कब लिया जाएगा, जिसकी मांग तो कल ही एकनाथ शिंदे की तरफ से सदन में रख दी गई थी कि साहब अधिकार नहीं है ऐसे देशद्रोही को सदन में बैठने का, निलंबित किया जाए। कब तक एक्शन लेंगे विधानसभा अध्यक्ष वैभव? देखिए, विधानसभा सत्र है वो शुरू हो गया है और सबको इंतजार है कि अबू आजमी पर निलंबन की कार्रवाई कब होगी। अध्यक्ष भी पहुंच गए राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, एक अबू आजमी और दूसरे हैं रईस शेख। रईस शेख इस सदन में पहुंच गए, लेकिन सबको इंतजार है अबू आजमी कब आएंगे। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक जब कार्रवाई होगी तभी अबू आजमी यहाँ पे आके अपनी बयान करेंगे, माफी मांगेंगे और उसके बाद अध्यक्ष महोदय को विनती करने की कोशिश करेंगे कि यह निलंबन पीछे लिया जाए। लेकिन जो मामला ये यहाँ पे चल रहा है कि भाजपा की बी टीम अबू आजमी को बोला गया है, रोहित पवार की तरफ से राम कदम है और शिवाजी पाटिल है, अपक्ष विधायक है जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है। राम कदम जी, अबू आजमी भाजपा की बी टीम है, ऐसे रोहित पवार बयान दे रहे कि आपको मंजूर है क्या? नहीं, अब उनके पास इस प्रकार की बेहूदी बयानबाजी करने के अलावा बचा क्या है? ये वही शख्स है जिनके साथ रोहित पवार सत्ता में थे, तब वो हमारी बी टीम नहीं थी। कमाल करते हो। जिस समाजवादी पार्टी ने हमारे साधु संतों को रेती की बोरियां बांध करके सरयू नदी में फेंक दिया गया, मरने को छोड़ दिया गया, हमारे जयराम श्रीराम बोलने वाले कार सेवकों पर गोलियां चलाई, क्या उस समाजवादी पार्टी हमारी बी टीम हो सकती है? ऐसे तो आरोप लगातार वो कर रहे हैं। शिवाजी पाटिल जी, क्या आप इस निलंबन से संतुष्ट होंगे कि अभी कुछ ही समय में कार्रवाई होगी? अभी रोहित पवार साहब के पास बचा कुछ नहीं उनके पास बोलने के लिए, तो हिसाब से उनका अभी अधिवेशन चल रहा है, उनको चर्चे में रहना चाहिए, तो उनको मीडिया चर्चा उनका भी उसके बगैर कुछ काम ही नहीं है, तो कुछ भी बयानबाजी करते हैं। अभी ये सुनावनी कब होगी, निलंबन की कार्रवाई कब होगी? लोगों को इंतजार है कि जहाँ पे जिस महाराष्ट्र में संतों का, महापुरुषों का मान सम्मान किया जाता है वहाँ पे अपमान किया गया है, तो भाजपा क्या एक्शन लेगी? देखिए, सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र में आप ही पहले ऐसे पत्रकार थे कि जिनके आपके बूम पर उन्होंने इस प्रकार की बेहुदा बात की थी और आपने उस पर जो भी पत्रकार के नाते जो भी अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया लेनी थी ली। अब ऐसे व्यक्ति विशेष को कैसे माफ़ किया जा सकता है? ये महाराष्ट्र का विधानसभा सदन जो 7070 स्क्वायर फीट का है और जिसमें जो अलग अलग 6 महानुभावों की तस्वीरें हैं, उसमें एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की है, यानी उनकी तस्वीर के नीचे बैठकर लोकतंत्र के संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति हमारे शिवाजी महाराज जी के दुश्मनों की तारीफ करेगा? ये कतई हो नहीं। कदम साहब, कार्रवाई क्या होगी? ऐसे व्यक्ति का निलंबन नहीं, अब कानून के प्रावधानों के कारण थोड़ी अड़चनें होती हैं, पर ऐसे व्यक्ति की जो विधायक है उससे उनको रद्द कर देना चाहिए। तो ये मांग कर सकते हैं ना, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके है, विधानसभा अध्यक्ष। संविधान के ऊपर उठ करके मांग करना वो असंवैधानिक होगा। जो संविधान के जो दायरे हैं उस दायरे में रहने की आवश्यकता है, पर ऐसे व्यक्ति की जो विधायक बना है वही खारिज कर देनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये है भाजपा के विधायक और जो अपक्ष विधायक भी है जिन्होंने भाजपा को समर्थन भी दिया है। उनकी मांग है कि उनकी विधायकता है वो रद्द की जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर उनकी मांग अब सदन में करते हैं कि नहीं करते ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि विधानसभा सत्र के बाहर मांग करना और अंदर मांग करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात रहती है, क्योंकि जब सदन में बात करते हैं तो उसका मसला है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाता है और उस पर रियलिटी में एक्शन ली जाती है। लेकिन बाहर जब बात करते हैं तो मीडिया के सामने होती है, लोगों के लिए होती है, लेकिन जब अंदर बात करते हैं तो उस पर प्रॉपर एक्शन होगी। तो ये बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन ली जाती है ये देखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, विधानसभा के बाहर और भीतर जो जबान है उसका जो फर्क है वो किस तरीके का रहता है हम सब जानते हैं। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है अबू आजमी के खिलाफ, जिनको लेकर महाराष्ट्र की सियासत इतनी गरमाई हुई है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। अंसल ग्रुप जिसे लेकर सियासत तेज है, कल विधानसभा में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अंसल ग्रुप को लेकर बड़ा बयान भी दिया था। सीएम योगी ने साफ कहा था कि होम बायर्स के साथ धोखा हुआ और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि अंसल आपकी ही उपज थी, आज उसी अंसल ग्रुप पर शिकंजा हमने कसा है। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया था कि किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, धोखाधड़ी करने वालों को उनकी सरकार पाताल से भी निकालकर सजा दिलवाएगी। ये अंसल तो आप ही की उपज थी, आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे, किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दरअसल 3 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ एक अहम बैठक की थी। सीएम योगी तक अंसल की तरफ से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत पहुंची थी और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही एलडीए की तरफ से अंसल और उसके मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल अंसल पर निवेशकों से प्लॉट, फ्लैट और दुकानों के नाम पर निवेश करवाने के बाद साजिश के तहत खुद को दिवालिया घोषित करने का आरोप है। इसके बाद हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबने के हालात बन गए। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासी तनातनी है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं अंसल के प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलवाने की जगह बीजेपी तो उनके प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रही थी, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। अंसल को समाजवादी पार्टी की उपज बीजेपी ने करार दिया। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है अखिलेश यादव ने। वो लिख रहे हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब लोग किसी और का नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं उसी के नाम से बनी सिटी में स्थित मॉल और अस्पताल का उन्होंने ही उद्घाटन किया और उसी विशाल परिसर में बने एक नए होटल में G20 के मेहमान आपने ही ठहराए और वही वो जगह है जहां अरबों रुपए का सच्चा इन्वेस्टमेंट आया। निवेशकों पर आरोप लगाकर हतोत्साहित करने से ना तो निवेश का विकास होगा और ना ही प्रदेश का। तो ये अखिलेश यादव जो निशाना साध रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया के जरिए, वही इस पूरे मामले पर बीजेपी के विधायक हैं राजेश्वर सिंह, उनका बयान भी सामने आ गया है, सुनिए। सर, जिस तरीके से अंसल का जो मामला है, तमाम ऐसे बायर्स जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया और अब वो परेशान हैं, मुख्यमंत्री भी उस पर सख्त हैं, कैसे क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मैं मिला था, इस विषय में अवगत कराया था, वो बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कठोरतम कार्रवाई होगी और होम बायर्स का इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट करेंगे। जो NCLT का ऑर्डर आया है जिसमें अंसल को दिवालिया घोषित किया, उस ऑर्डर के खिलाफ एनक्लैट में अपील करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। होम बायर्स जेन्युइन है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध है। इस तरीके से उसने एक एडवर्टीजमेंट दिया और ये कहा कि इस तरीके की भ्रामक चीज़ों पर ध्यान न दिया जाए, इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं, इस पर नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अंसल को पहले ही इन चीज़ों को देख लेना चाहिए था कि क्यों इस तरह का आवश्यकता पड़ रही है उनको एडवर्टीजमेंट देने की। वो रोज़ कार्रवाई वहाँ पे कर रहे हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनके अधिकारी हैं। जनता में क्यों अविश्वास है? उनकी कार्यप्रणाली दोषी है, उनके कार्य दोषी हैं लगता है। इसलिए उनको तत्काल जो है जनता की जितनी समस्याएँ, होम बायर्स की जितनी समस्याएँ, उनको तत्काल रिड्रेस करना चाहिए।
चाहिए ताकि विश्वास बढ़े, अन्यथा सरकार गंभीर कार्रवाई करेगी। क्या इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो क्या अधिकारी भी कहीं ना कहीं कुछ दोषी होते हैं जिनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें होती हैं, परमिशन देना और सही चीज़ें सही समय पर ना हो पाना? नहीं, बिल्कुल, यदि उनका दोष है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। यदि उनके ड्यूज़ बकाया थे, वो कार्य नहीं कर रहे थे, शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उन अधिकारियों के खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी यदि उन्होंने गलत काम किया और ऐसी गलत चीज़ों को प्रश्रय दिया है। तो ये जो अंसल को लेकर विवाद हो रहा है, इस विवाद में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इस सरकार को फैसला पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये तो काफ़ी दिन से विवादित मामला चल रहा है। ये फैसला लेने में लेट किया इन्होंने, क्योंकि इसमें आम निवेशक, जो आम लोग उसमें बेचारे परेशान हैं, उनका पैसा न डूबे, उनको पैसा मिले। और क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर उसमें साधारण लोग, नौकरी पेशे वाले लोग जो अपने पूरे जीवन भर की कमाई जुटा कर रखे थे, उन्होंने वहाँ पर फ्लैट और मकान में पैसे निवेश किया था। मुझे लगता है कि तत्काल उनको सुविधा मिलनी चाहिए और ये विलम्ब से फैसला हुआ है, पहले होना चाहिए था। जो जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एक्शन में एलडीए आया है और जिन जिलों में मामले हैं वहां पर अब एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। एलडीए और होम बायर्स की समिति तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट में अंसल के खिलाफ मजबूत सबूत पेश करें, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया है। अंसल ने होम बायर्स को धोखा दिया, योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह साफ किया गया और ऐसे में अब इसे छोड़ा नहीं जा सकता है मामले को, और इसीलिए कोर्ट में अंसल के खिलाफ मजबूत सबूत पेश करें। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विवेक राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा पहले विवेक का रुख करते हैं और जानते हैं विवेक से किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला अचानक से सुर्खियों में आ गया है और अब गरमा रहा है। विवेक, देखिए, मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था, पर 3 तारीख को जब अंसल के लोगों की एक मीटिंग होती है, हालांकि मीटिंग अलग अलग समय पर ये अंसल के लोग अपने हिसाब से कर रहे थे, पर जब स्थानीय विधायक राजेश्वर सिंह जब उस मीटिंग में शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री से जब इस विषय पर बात करते हैं, उसके बाद ये मामला हाईलाइट होता है, क्योंकि उसी मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भी अपने आवास पर एक बैठक लेते हैं और इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई एक एक जानकारियाँ जब वो लेते हैं तो उनको पता चलता है कि जो करीबन 5000 के करीब ऐसे बायर्स हैं जिनका हित इससे प्रभावित हो रहा है। करोड़ों रुपए यहां पर इन्वेस्ट किए गए हैं, पर लोगों को लगभग पिछले 10 से 15 साल से लोग परेशान हो रहे हैं। लगभग 2011 से लोगों ने यहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और लोगों को ये उम्मीद थी कि जब वो रिटायरमेंट की तरफ तक बढ़ेंगे तब तक उनके पास अपना एक आशियाना होगा, पर पिछले 1.5 दशक में उनको आशियाना मिल पाया, ना उनको ज़मीन मिल पाई, ना उनको कोई चीज़ मिल पाई। इसके साथ ही साथ उनको कई लोग तो ऐसे हैं जिनको उनके ज़मीन का एक तरीके से ये कहा जाए कि उनको ज़मीन भी नहीं दिख पाई कि कौन सी उनकी ज़मीन। आपको बता दूं कि 2005 में अंसल के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, 2006 में परमिशन मिलती, तब उस वक्त की बात की जाए तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद फिर बीएसपी की आई गवर्नमेंट, और आपको बताऊं कि ये फर्स्ट फेज़ उस दौरान कंप्लीट हुआ और 11-12 के बीच में दूसरे फेज़ की शुरुआत होने की बात शुरू हुई। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जब ये प्रोजेक्ट जब बन रहा था 10-11 के आसपास, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी कि अपने आप में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी जो लोग थे जो इन्वेस्ट करना चाहते तो उनकी इच्छा हुई कि उनका भी यहाँ पर मकान, उनका भी यहाँ पर आशियाना हो। 11 के आसपास में 2011 में सेकंड फेज़ के अनाउंसमेंट की बात हुई, तब लोगों ने एडवर्टीजमेंट देख करके, क्योंकि उस एडवर्टीजमेंट में एलडीए के साथ उसकी बात हुई थी कि एलडीए के साथ एमओयू है, इसलिए लोगों को विश्वास हुआ कि अंसल और एलडीए का एमओयू है तो उनका पैसा सही जगह पर जा रहा है। लोगों ने 10 और 11 और 12 से यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया। कई लोग ऐसे हैं जिनका 15 लाख से लेकर के 30 लाख 40 लाख रुपए तक यहाँ पर इन्वेस्ट है, इसके ज़्यादा भी पैसे हैं, पर ये एक मिनिमम ऐसा अमाउंट है जो लोगों ने इतना दिया ही दिया है। और पर उसके बाद जब उनको ज़मीनें मिलने का जो समय का आश्वासन था, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, तब तक उनको ज़मीनें नहीं मिल पाई। लोगों को ये बार बार आश्वासन दिया जाता रहा कि उनको ज़मीनें दी जाएंगी, पर उनको सही समय पर ज़मीन नहीं दी जा सकी। एलडीए का ये पक्ष है कि एलडीए ने कहा कि हमने उनसे पहले तो एमओयू किया था, पर हम उनसे कई चीज़ों को लेकर के एग्रीमेंट चाहते थे, एसटीपी को लेकर के उनको ज़मीन खरीदनी थी और बाकी लैंड बैंक उनको खरीदना था, पर वो जब अलग अलग चीज़ें नहीं खरीद रहे थे, इस कारण हम उनको अप्रूवल नहीं दे पाए। पर इसमें कुल मिला के जो बायर्स हैं उनका हित कहीं ना कहीं उनका हित
कहीं ना कहीं इसमें उनका नुकसान रहा। और अब लगभग जब लोग पिछले 1.5 दशक से लोग कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे थे, उस दौरान अलग अलग मीटिंग्स यहाँ पर हो रही थी। राजेश्वर सिंह जब 3 दिन पहले यहाँ पर आए, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, लोगों का जब दर्द समझा और उसके बाद सीएम को ये बात रखी। उसके बाद सीएम की बैठक के बाद ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ और अब एलडीए ने कल जो एफआईआर है वो भी दर्ज करा दी है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, अंसल ग्रुप विवाद को लेकर शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये राजनीति का मुद्दा है ही नहीं, सीएम इसे राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। ये शिवपाल यादव की तरफ से कहा जा रहा है। अंसल को लेकर क्या कहेंगे? अंसल को लेकर सवाल उठे हैं, सपा अध्यक्ष ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है आज। देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, केवल यहाँ मुख्यमंत्री जी राजनीति मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि साहब ये राजनीति का मुद्दा है ही नहीं। मैं जरा जल्दी से वीरेश का रुख कर लेती हूँ। वीरेश, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि होम बायर्स जो है उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे, तो ये मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंसल समूह तक सीमित रहेगा या फिर इसकी जद में राजनीतिक दल और नेता भी आएंगे? देखिए, पूरा जो अंसल है राजनीतिक नेताओं, दलों, भ्रष्टाचारियों, दलालों और बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो मिलीजुली भ्रष्टाचार का जो संगठित भ्रष्टाचार यूपी में पल रहा था वर्षों से, उसका एक नमूना है। और जब इसकी जद में, जब जड़ में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सफेद पोश लोग उजागर होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्दी वाले उजागर होंगे जिनकी अट्टालिकाएं वहां हैं। सिंचाई की जमीन पर घर बना लिए गए हैं, कॉलोनियां बना ली गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफआईआर होता है, अंसल जेल जाता है, जमानत पर छूटता है। और जब लोग पीड़ित होते हैं, थानों का चक्कर लगाते हैं, पुलिस और पुलिस कमिश्नर और बड़े अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, कुछ नहीं होता है। मामला सदन में उठता है, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ता है। मुख्यमंत्री कहते हैं, उसी भांति कहते हैं जैसे अतीक के लिए कहा था कि जमीन में गाड़ देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाताल से खोजकर एफआईआर कराएंगे और सजा दिलाएंगे। एफआईआर भी हुआ एलडीए के अधिकारियों के कहने पर, और एफआईआर हुआ है बहुत ही संगीन धाराओं में, धारा 409 है, और ऐसे में 10 साल की सजा उसे मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो लखनऊ को जानता है, जो रियल एस्टेट के बूम को जानता है। वो ये जानता है कि किनके किनके मकान हैं, किनकी दुकान है, किन नेताओं, किन मंत्रियों का हस्तक्षेप है, किन अधिकारियों का आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है कि साहब ये पूरा का पूरा मामला मजबूती के साथ, सबूतों के साथ कोर्ट के सामने रखेंगे। रहिए मेरे साथ, आप लौटूंगी मैं आपके पास, और आपका बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल का भी जिक्र अपने संबोधन में किया और उनकी तरफ से कहा गया कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप की निशानी मिटाने की कोशिश की गई। हमने 54 तीर्थ खोज लिए, 19 कूप को भी हमने ढूंढ निकाला। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। हमारी सोच कहाँ से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। 20 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने भाई आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी हाल में ही भतीजे को पद से हटाने के बाद पद की जिम्मेदारी मायावती की तरफ से 2 लोगों में बांट दी गई थी, जिसमें एक भाई भी थे उनके, लेकिन अब अपने भाई को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मायावती ने हटा दिया है। 2 दिन पहले ही आनंद कुमार को मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था,
फिलहाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे आनंद कुमार। आकाश आनंद के पिता हैं आनंद कुमार, मायावती के भाई हैं आनंद कुमार। अपने भाई को मायावती ने अब नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है, वो पद जिससे 2 दिन पहले ही मायावती ने उन्हें नवाजा था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं वीरेश पांडे से। वीरेश, मायावती को समझ में नहीं आ रहा है क्या किस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाना है? इतना कंफ्यूजन उनके फैसलों में क्यों है? देखिए, मायावती को अगर समझ में नहीं आता तो 4 बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनती, इतने बड़े मूवमेंट को वो नेतृत्व नहीं देती। मायावती को सब कुछ समझ में आता है। मायावती को यह समझ में आ गया है कि पार्टी के अंदर पार्टी को कब्जा करने की कवायद चल रही है। मायावती को यह समझ में आ गया है कि जो मूवमेंट है, जो बसपा का मूवमेंट रहा है, काशीराम का मूवमेंट रहा है, अंबेडकर का मूवमेंट रहा है, उससे पार्टी दूर जा रही है। और उसके पीछे जो षड्यंत्र और साजिश करने वाले लोग हैं, कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। मायावती को यह पता चल गया है कि आखिर क्या कर रहे हैं भाई, भतीजे क्या कर रहे हैं, उनके सगे संबंधी क्या कर रहे हैं। जब जब कोई साम्राज्य, कोई पार्टी जब बिखरी है, ढही है, तो घर का भेदी लंका ढाए वाला जो कहावत है वो चरितार्थ हुआ है। ऐसे में मायावती को समझ आ चुका है कि नहीं, अगर मायावती को समझ आ चुका है तो फिर 2 दिन पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर भाई को वो क्यों बैठाती हैं और फिर 2 दिन बाद भाई को उस पद से क्यों हटा देती हैं? और अगर भाई ही घर का भेदी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मायावती को सब समझ में आ रहा है, तो फिर एक पद से छुट्टी और उपाध्यक्ष के पद पर तो भाई को बिठा रखा है, क्यों? इसीलिए तो सवाल है ना, ये विरोधाभासी फैसले मायावती क्यों ले रही हैं? वीरेश, निश्चित मायावती जो कदम उठाती हैं क्रमशः उठाती हैं। मायावती को एक भ्रम की स्थिति जो पार्टी के अंदर चल रही है, पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। एक मायावती के सगे संबंधियों के बीच में, एक मायावती और काशीराम के पुराने वफादारों के बीच में, जो मायावती के साथ अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं। आप याद करिए कि आकाश आनंद ने इशारों में कहा था कि ये सारी चीजें जो हो रही है एक विश्वविद्यालय चलाने वालों के इशारे पर हो रही है। जो जानते हैं कि विश्वविद्यालय कौन चला रहा है, पार्टी का बड़ा नेता, वो ये जानता है कि वो इशारा किस पर कर रहे हैं। तो पार्टी के अंदर मायावती के वफादारों, मायावती के रिश्तेदारों के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ है और जिसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, मायावती को भुगतना पड़ रहा है। और मायावती के घर के अंदर की जो बगावत है वो सतह पर आ रही है। मायावती को अपने मूवमेंट को 2025 में हम ये बात कर रहे हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में ये इतने बड़े फैसले जो मायावती ले रही हैं, आखिरकार इसका बीएसपी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही हो जाता है। वीरेश, निश्चित रूप से भविष्य को लेकर मायावती बहुत ही अंधकार में है। जो रिजल्ट निकला है 2024 में 0, 2014 में भी 0 था और 10 पाए थे अखिलेश यादव के साथ समझौता करने के बाद, और 1 सीट, महज 1 सीट, और वो भी कहा जाता है कि उमाशंकर सिंह अपने बदौलत, क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं, बड़े ठेकेदार हैं, तो अपने बदौलत बहुत कम वोटों से जीते थे, रसड़ा से। तो 1 सीट है विधानसभा में, याद करिए। और ऐसे में 27 में क्या होगा, ये बेचैनी है, क्योंकि 2007 से लेकर 2012 में बहुमत की सरकार चलाने वाली मायावती को अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से धाराशायी होता जा रहा है। चंद्रशेखर किस तरह से उभर रहे हैं। चंद्रशेखर के काट के लिए आकाश आनंद को लाया गया, आकाश आनंद भी फेल साबित हुए, आपसी गुटबाजी में फंस गए अपने ससुर सिद्धार्थ के साथ, जिस पर आरोप लगा रही हैं मायावती, और उनको बाहर कर दिया है। आकाश आनंद को भी बाहर कर दिया है। लेकिन जो आकाश आनंद ने किया है, जो सिद्धार्थ ने किया है, उसी का खामियाजा उनके पिता आनंद कुमार को अब ये बताइए, कौन है ये रणधीर बेनीवाल? वीरेश पांडे, कौन है ये रणधीर बेनीवाल जिनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है? जरा इनके बारे में विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, बेनीवाल काशीराम के जमाने से जुड़े हुए हैं, मायावती के बहुत करीबी माने जाते हैं, और ये बहुत ही साइलेंट तरीके से जो बसपा के मूवमेंट को जानता है और जो बसपा को कवर करता है, वो ये जानता है कि ये नाम बहुत ही गुमनाम नाम है, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही पर्दे के पीछे रहने वाला नेता है बेनीवाल। इसलिए उसे ये जिम्मेदारी दी गई है और काशीराम के जमाने से लेकर अब तक
उसने बहुत ही शिद्दत के साथ मायावती का साथ निभाया है, बहुत आजमा कर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है नेशनल कोऑर्डिनेटर का, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। रामजी गौतम जो बहुत विश्वसनीय है मायावती के, उनको बनाए रखा है, और जिस तरीके से बेनीवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है, अब मायावती इसके माध्यम से ये प्रूव करना चाहती हैं कि कोई उत्तराधिकार नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, पार्टी मूवमेंट में चलेगा। जिस तरीके से काशीराम ने पार्टी को आगे बढ़ाया था, काशीराम ने अपने परिवार को दूर रखा था, मायावती को आगे बढ़ाया था, और इस मूवमेंट से निकले हुए लोगों के हाथों में बसपा का कमांड होगा। मायावती ये संदेश देना चाहती हैं, मायावती अपने काडर को संदेश देना चाहती हैं, मायावती अपने वोटर्स को संदेश देना चाहती हैं। 27 को सुधारने की बेचैनी है मायावती में। एक गठबंधन हो सकता है किसी दूसरी पार्टी से, उसको लेकर भी दबाव है मायावती पर। तो मायावती इस वक्त अपने संक्रमण काल से गुजर रही हैं, पार्टी भी संक्रमण काल से गुजर रही है, 27 बहुत दूर नहीं है। ऐसे में लगातार परिवर्तन की जो रूपरेखा है पार्टी के अंदर देखी जा रही है, और पार्टी के अंदर की गुटबाजी, पहली बार मायावती की पार्टी के अंदर की गुटबाजी, परिवार की गुटबाजी सड़क पर आई है, सतह पर आई है, और वो सामने आई है, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां गुटबाजी नहीं होगी। बसपा में भी बहुत अरसे से था, लेकिन सतह पर नहीं था, लोग नहीं जानते थे, लेकिन मायावती ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। एक मैं आपके पास लौटूंगी, आप रहिए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका मौजूद हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं। मनोज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो फैसले एक के बाद एक बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से लिया जा रहा है? पहले आकाश आनंद को पद से हटाती हैं, फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, उसके बाद जिस पद की जिम्मेदारी अपने भाई को देती हैं, वो 2 दिन में ही उस पद से अपने भाई की भी छुट्टी कर देती हैं, और रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती ने बनाया है। बीएसपी की ये रणनीति किस तरीके से देख रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक जो निर्णय लेता है उसके स्थिरता से जाना जाता है। तो जिस राजनीतिक दल के राष्ट्राध्यक्ष का ही जिस घंटे दर घंटे जिनके फैसले बदलते हो, उस पर क्या कहा जाए, वो उनका अपना विवेक है। लेकिन जो बहुजन समाज है वो जान रहा है कि आज उसके अम्बेडकरवादी विचारधारा, उसके लोहियावादी विचारधारा और समावेशी विचारधारा का अगर भारतीय राजनीति में अब कोई नायकत्व बचा है, उसे व्यवहार में अगर समूची भागीदारी देना चाह रहा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए का विमर्श है, समाजवादी पार्टी का विमर्श है, और आकाश आनंद में अगर दक्षता है, युवा है, तो हमारे यहाँ तो भारतीय राजनीति में समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जो हर युवा को उसकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहा है। हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भारत का युवा अगर वो चाहता है कि हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवादी, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना की भावना है, जो बाबा साहब की भावना है, जो बहुजन समाज की भावना है, जो हमारे बलिदानियों की भावना थी, उस भावना को अगर कोई जीवंत रख रहा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है, आए, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम लोग स्वागत करेंगे। तो आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि बीएसपी का वजूद खत्म होने वाला है, और ऐसे में बीएसपी के समर्थकों के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हुए, एक तरीके से ये न्योता देते हुए मनोज काका को आप सुन रहे थे।